हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम इस वीडियो में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे और इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देखा था व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट को देखा था। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में सारी चीजें जो देखी थी वो थ्योरी थी और हमने इनको डिटेल में बताया भी था, और आज इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार हम उसे फिर से रिकॉल करेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ये क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बिजनेस में एक एंट्री होती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको। एक बार वापस चलते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से कुछ एंट्री हुआ करती है हमारे पास बिजनेस में। जैसे यहाँ पर राहुल ने 4,000 का एक मोबाइल फोन उधार खरीदा। इसी तरह से एंट्रियां होती है, कभी उधार खरीदा, कभी नगद खरीदा, या कभी पेमेंट आया, कभी पेमेंट गया। इस टाइप से हमारे पास एंट्री होती है, यानी कि एक बिजनेस में क्वेश्चन होते हैं, हम इसको क्वेश्चन कहें या फिर एंट्री कहें, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, कि सबसे पहले इसमें से हमें अकाउंट निकालने होते हैं। यानी कि अगर 4,000 का एक फोन मोहन से उधार खरीदा गया है, तो यहाँ पर जो फोन है ये आपका एक अकाउंट निकलेगा, और दूसरा यहाँ पर मोहन है ये अकाउंट निकलेगा, ठीक है। फोन यहाँ पर जो है फिक्स्ड असेट्स है, और जो मोहन है ये सन्ड्री क्रेडिटर है। अब ये फिक्स्ड असेट्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर ये क्या होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर अभी हमने डाल दिया है, जब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जो फोन है ये हमारी संपत्ति होती है, फिक्स्ड असेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड असेट्स मानी जाएगी। और जो मोहन है ये सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर हम उसे कहते हैं जो हमें उधार देता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे हम देखेंगे। अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट का रूल कैसे अप्लाई करना है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। राहुल ने 4,000 का एक मोबाइल फोन उधार खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अकाउंट निकाल लिए, एक फोन निकला और दूसरा मोहन निकला। अब यहाँ पर हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो रूल हैं उसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर रूल्स क्या कहते हैं, इसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड तीसरा इसमें नॉमिनल अकाउंट है, और तीनों के जो रूल हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट में नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट सबसे पहले देखते हैं। पर्सनल अकाउंट में द रिसीवर यानी कि जो पाने वाला होता है वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, और जो देने वाला होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। ये हो गई पर्सनल अकाउंट की बात। अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर जो आने वाला होता है, आने वाला का मतलब जो बिजनेस में हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है, व्हाट कम्स इन, यानी हमारे पास जो बिजनेस में आने वाला है, आ रहा है, उसको हम डेबिट करते हैं। उसके बाद व्हाट गोज आउट, यानी कि हमारे पास से क्या जा रहा है। हमारे पास से कहने का मतलब है कि हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, ठीक है। जो जाने वाला होता है हमारे बिजनेस से वो क्रेडिट होता है, चाहे वो कैश हो। जैसे हमारे पास कैश होता है, अगर कैश जाने वाला है तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश जो है वो रियल अकाउंट होगा। कैसे होगा, चलिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पर्सनल अकाउंट, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहा जाता है और उन्हें डेबिट में रखा जाता है। जो व्यक्ति कुछ देते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है और उन्हें क्रेडिट में रखा जाता है, ठीक है। और अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो व्यवसाय में जो भी वस्तुएं आती हैं उसे डेबिट में रखा जाता है, और जो जाती हैं उसे क्रेडिट में रखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के फिर इसको हम समझते हैं। और नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेज एंड लॉस होते हैं, यानी कि जो खर्च या नुकसान होते हैं, उसे हम डेबिट करते हैं। और जो इनकम हमारी होती है, जो इनकम होती है, जो हमारी गेन होती है, जो आय और लाभ होता है, उसे हम क्रेडिट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर यहाँ पर हम उसको समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि राहुल ने, ठीक है, ध्यान से समझना, राहुल ने 5,000 का एक कंप्यूटर उधार खरीदा, ठीक है। यहाँ पर हैंड राइटिंग आप देख लेना। राहुल ने 5,000 का एक कंप्यूटर नगद खरीदा है, ठीक है, नगद खरीदा। यहाँ पर अभी उधार नहीं करेंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर राहुल ने 5,000 का नगद कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर राहुल जो है ये अपने आप को मानना है। राहुल कौन है, हम है, ठीक है। तो राहुल हम है, यानी बिजनेस का ऑनर। तो अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो थोड़ी देर के लिए राहुल अपने आप को इमेजिन कर लेंगे। तो अगर हमने 5,000 का कंप्यूटर उधार खरीदा है, तो हमने का मतलब कि हम जो एंट्री करते हैं वो बिजनेस को देखते हुए करते हैं। तो हमारे बिजनेस में क्या आया, क्या गया, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से हम अकाउंट निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन से हमारा एक अकाउंट निकलेगा कंप्यूटर का, एक किसका निकलेगा, कंप्यूटर का निकलेगा। और दूसरा किसका निकलेगा, दूसरा हमारा निकलेगा कैश का। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये बिजनेस में आ रहा है और जो कैश है ये बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अकाउंट निकले, कंप्यूटर एंड कैश का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन से हम अकाउंट कैसे निकालेंगे। अब अकाउंट निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है ये किस अकाउंट में आएगा, क्या पर्सनल अकाउंट होगा या रियल अकाउंट होगा। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है आपको पता चल गया होगा ये क्या होगा, ये हमारा रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि रियल अकाउंट की डेफिनेशन कहती है कि जो वस्तुएं होती हैं या संपत्ति होती है वो हमेशा रियल अकाउंट में आती है। तो जो कंप्यूटर है ये क्या है, ये एक वस्तु
वस्तु है और जो कैश है ये एक संपत्ति है, तो दोनों ही रियल अकाउंट हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कंप्यूटर है और जो कैश है ये दोनों ही क्या है, दोनों ही रियल अकाउंट हैं। तो इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल जो है वो लगेगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, देखिए यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर हमारा आ रहा है, तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। डेबिट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कंप्यूटर, और जो कैश है वो जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि जाने वाले को क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट हो जाएगा कैश। अब चूंकि यहाँ पर दोनों ही रियल अकाउंट है, कंप्यूटर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है, इसलिए दोनों पर रियल अकाउंट का ही रूल लगेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारे क्वेश्चन से, ध्यान रखना, जो हमारे क्वेश्चन से अकाउंट निकलेंगे, 2 निकले, 3 निकले, 4 निकले। अब एक क्वेश्चन से 2 या 3 अकाउंट कैसे निकलते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर राहुल ने 5000 का कंप्यूटर खरीदा, 3000 नगद दे दिए, 2000 रुपए उधार कर दिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन से 3 अकाउंट निकलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से 3 अकाउंट निकलेंगे, फिलहाल तो अभी 2 हैं, तो यहां पर दोनों पर हमारा रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों ही रियल अकाउंट है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन से अकाउंट निकले वो दोनों ही किसी रियल अकाउंट या दोनों ही पर्सनल अकाउंट हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट जो आपका निकले वो पर्सनल का हो और जो दूसरा निकले वो रियल का हो, और हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 3 अकाउंट निकले और तीसरा नॉमिनल का हो, ऐसा भी हो सकता है, या तीनों किसी पर्टिकुलर एक ही अकाउंट से हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, समझना है, ठीक है। नहीं समझ आया तो जस्ट अभी आप वीडियो को रिपीट कर दें, समझ आ जाएगा। तो सिंपली अभी तक हमने क्या देखा कि एक क्वेश्चन से अकाउंट कैसे निकालते हैं, हमने कंप्यूटर और कैश अकाउंट निकाला। फिर अकाउंट निकालने के बाद हमने ये देखा कि ये दोनों अकाउंट पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं या फिर रियल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों ही रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जब ये रियल अकाउंट होंगे तो यहां पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा और आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट हो जाएगा। अब ये कैसे पता करेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो देखिए जब हम बिजनेस के ऑनर होंगे, यानी एक्चुअल में जब बिजनेस में हम एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है, जब हम बिजनेस में बाकायदा बैठे होंगे, फिर वहां पर हमें हर एक चीज की जानकारी होगी कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, ठीक है, और किसको हम उधार दे रहे हैं, किससे हम उधार ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी हमें वहां पर होगी और फिर उसके हिसाब से हम वहां पर उस क्वेश्चन से अकाउंट निकालेंगे और अकाउंट निकालने के बाद उसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट यहां पर हम निकालेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये सारी चीजें बेटर क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऊपर बढ़ते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन थे इसी में से निकालते हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पर राहुल ने 12000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा था, तो इसमें 2 अकाउंट निकले थे, एक कंप्यूटर का और दूसरा कैश का। तो ये तो आपको पता चल गया, राहुल यानी कि हम यानी कि बिजनेस का ऑनर, ठीक है। तो अगर हमने कंप्यूटर खरीदा है तो हम बिजनेस को ध्यान में रखते हुए एंट्री करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि अगर राहुल ने 12000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा है तो इसका मतलब यह है कि राहुल ने तो खरीदा है, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस के लिए खरीदा है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे ताकि आगे दिक्कत ना हो। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस का जो ऑनर होता है वो जो भी सामान खरीदता है, वो कुछ सामान ऐसा भी हो सकता है जो वो अपने पर्सनल यूज के लिए, निजी खर्च के लिए, घर के लिए खरीदता है, और बाकी सामान जो है वो अपना बिजनेस के लिए खरीदता है। तो जो सामान एक बिजनेस के लिए खरीदा जाएगा, यानी कि जो हरकत एक बिजनेस के अंदर होगी, हम सिर्फ उसी की एंट्री टैली में करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी अगर बिजनेस का जो ऑनर है, जैसे बिजनेस का ऑनर अगर मोहन है या कोई भी है, तो जो मोहन है वो अपने निजी खर्च यानी पर्सनल यूज के लिए जो भी सामान खरीदता है अपने घर पर या जो भी हरकतें करता है, वो बिजनेस के दायरे में नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। मान लेते हैं मोहन ने एक बाइक खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस बाइक से और उस बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। बीच में कोई यहाँ पर जो है, बीच में यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं राहुल ने एक मोबाइल फोन खरीदा जो कि बिजनेस के लिए प्रॉपर खरीदा है, ठीक है, ऑफिस में बिजनेस में रखने के लिए खरीदा है, तो वो मोबाइल फोन बिजनेस की क्या होगी, संपत्ति होगी, मतलब वो बिजनेस में आएगा और उस मोबाइल फोन की एंट्री बिजनेस में की जाएगी। लेकिन अगर राहुल ने या मोहन ने, जो भी बिजनेस का ऑनर है, उसने अगर पर्सनल यूज के लिए अपना फोन खरीदा है, तो वो फिर पर्सनल यूज में आएगा, उसकी एंट्री टैली में नहीं होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। राहुल अपना निजी खर्च में क्या करते हैं, घर पे क्या करते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमने एक जो बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में कितना पैसा लगाया है और वो पैसा कहां कहां जा रहा है, वो पैसा कहां खर्च हो रहा है, कितना पैसा और बिजनेस में इनकम के तौर पे आ रहा है या कितने बिजनेस के खर्चे हो रहे हैं, इन सब चीजों को हमें जो है मेंटेन करना होता है। और जो बिजनेस का ऑनर है कोई भी हो, तो बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज, निजी खर्च में या घर पे क्या करता है, उससे हमें मतलब नहीं होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर अगर राहुल ने 12000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा और इसकी एंट्री करनी है, तो जाहिर सी बात है कि राहुल ने ये खरीदा तो है, लेकिन ये बिजनेस के लिए खरीदा है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। तो यहां पर ये कंप्यूटर किसके पास आ रहा है, बिजनेस के पास आ रहा है, और कैश जो ये जा रहा है यहां पर, ये किसके पास से जा रहा है, बिजनेस के पास से जा रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है।
आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर इसमें दो अकाउंट निकले थे, कंप्यूटर और कैश का। तो कंप्यूटर यहाँ पर क्या होगा, आपको पता चल गया होगा, कंप्यूटर यहाँ पर डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर और कैश ये दोनों कौन से अकाउंट हैं, ये दोनों ही रियल अकाउंट हैं, वास्तविक संपत्तियां हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर कंप्यूटर आपका हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद राहुल ने 4000 का एक फोन मोहन से उधार खरीदा। तो इससे हमने अकाउंट निकालना बताया था। तो इसमें अकाउंट निकलेगा, एक तो निकलेगा फोन और दूसरा निकलेगा मोहन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर राहुल ने यानी कि हमने एक फोन उधार खरीदा है मोहन से, तो हमारे बिजनेस में फोन आया लेकिन हमारे बिजनेस से गया कुछ नहीं, क्योंकि हमने उधार खरीदा। तो यहाँ पर कैश की तो कोई बात ही नहीं हुई। 4000 रुपए लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कैश है, ये कैश नहीं है, ये मोबाइल की कॉस्ट है। अगर इसमें लिखा होता कहीं पर नगद पे किया ऐसा, तो वहां पर वो जो है नगद होता, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर दो अकाउंट निकले, एक फोन का निकला और दूसरा मोहन का निकला, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखिए जो फोन है ये आपका रियल अकाउंट है, ये आपका क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। आप अकाउंट जो है मतलब पर्सनल रियल अच्छे से पढ़ ले, तो यहाँ पर फोन क्या है, रियल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। आप देख लें। और मोहन जो है, ये मोहन व्यक्ति है कि नहीं है, तो अगर मोहन व्यक्ति है तो ये कौन सा अकाउंट होगा, ये आपका पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति और संस्थाएं किस में जाती हैं, पर्सनल अकाउंट में जाती हैं। तो मोहन आपका पर्सनल अकाउंट होगा। तो यहाँ पर मोहन के ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा और जो फोन है इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट देखते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है पाने वाले को डेबिट करो, यानी कि जो पाने वाला है, ठीक है, यहाँ पर पाने वाले को क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। पाने वाले को डेबिट करना है, ठीक है, हो गया। और जो देने वाला है, ठीक है, जो देने वाला है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। यानी कि पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट एंड देने वाले को क्रेडिट करना है। तो यहां पर मोहन क्या कर रहे हैं, देखिए मोहन पा रहे हैं या फिर दे रहे हैं, तो मोहन यहां पर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, क्योंकि मोहन उधार दे रहे हैं तो मोहन दे रहे हैं, इसलिए मोहन क्या हो जाएंगे, आपके क्रेडिट हो जाएंगे। मोहन क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्योंकि मोहन पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि देने वाले को क्रेडिट करो, तो इसलिए यहां पर मोहन हो जाएंगे क्रेडिट। और जो फोन है ये रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। तो जो फोन है ये आ रहा है, इसलिए फोन क्या हो जाएगा, फोन हो जाएगा डेबिट आपका, ठीक है। फोन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए राहुल ने 24,000 की एसी सुरेश से खरीदी, 15,000 रुपए कैश यानी कि नगद दे दिए और बाकी जो बचा उसको उधार कर दिया। तो यहां पर आपको पता है कि इसमें से 3 अकाउंट निकलेंगे। एक तो निकलेगा आपका एसी, दूसरा निकलेगा कैश और तीसरा निकलेगा सुरेश का, ठीक है। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि एसी ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट करो, तो यहां पर एसी आपकी हो जाएगी डेबिट, ठीक है, डेबिट हो गई एसी। और जो कैश है ये भी रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जाने वाले को क्रेडिट करो, तो कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और तीसरा यहां पर है सुरेश, तो जो सुरेश अकाउंट निकला ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि देने वाले को क्रेडिट करो। तो सुरेश यहां पर दे रहा है कि नहीं दे रहा, जो बाकी बचा वो उधार दे रहा है ना, तो इसलिए सुरेश यहां पर हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पर जो क्रेडिट है वो 2 बार होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि 2 बार डेबिट हो, 1 बार क्रेडिट हो, या 1 बार डेबिट हो 2 बार क्रेडिट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि 1 बार डेबिट है तो 1 ही बार क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं है। 5 बार डेबिट 1 बार क्रेडिट या फिर 5 बार क्रेडिट 1 बार डेबिट, ऐसा भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन से जो हमारे अकाउंट निकलते हैं वो 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन से यानी कि एंट्री से हमें अकाउंट निकालने और अकाउंट के ऊपर जो है रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी आपको टफ लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि एक क्वेश्चन से अकाउंट निकालेंगे फिर रूल अप्लाई करेंगे, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो काफी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, अभी समझाने के लिए यहाँ पर हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी उसके बाद में ये रूल और आपकी ये सारी चीजें जो है इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि क्वेश्चन को देखते ही आपके सामने तुरंत अकाउंट के साथ साथ में डेबिट और क्रेडिट भी फटाफट निकलता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि डेबिट में एसी होगा, क्रेडिट में कैश होगा, और ये भी आपका सुरेश जो है ये क्रेडिट में ही होगा, ठीक है। तो डेबिट में यहाँ पर जो एसी है, एसी की कीमत कितनी है, 24,000 रुपए। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन होगा, डेबिट में लिखेंगे एसी, डेबिट एसी कितने से, 24,000 रुपए से, ठीक है। और दूसरी बार जो क्रेडिट होगा ये कैश हो जाएगा, ठीक है। हम कैश को दूसरी बार में क्रेडिट कर सकते हैं या
सुरेश को पहले कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कैश कितना है, 15,000 रुपये है, ठीक है, 15,000 हो गया। और बाकी जो आपका यहाँ पर बचा क्रेडिट में वो सुरेश, ठीक है, जो बचा वो सुरेश हो जाएगा क्रेडिट। और सुरेश का अमाउंट कितना होगा, तो 24,000 एक की एसी थी, 15,000 नगद दिए, बाकी बचे कितने वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचे, 9,000 रुपये। तो सुरेश 9,000 रुपये से ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये एंट्री इस तरह से बनती है। तो हमें हर क्वेश्चन से डेबिट और क्रेडिट और अकाउंट इस तरह से निकालने होते हैं, और इन्हीं जो डेबिट क्रेडिट यहाँ पर निकला है इसी को हमें टैली में करना होता है। जो टैली सॉफ्टवेयर है उसमें हमें डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से एंट्री करनी होती है। और जब हम एंट्री टैली में एक महीने की इस तरह से कर देते हैं तो वहां पर हमें रिपोर्ट मिल जाती है कि इस महीने कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, कितना सामान खरीदा, किसको उधार देना है, और मतलब किसको किसको उधार हमने दिया था और किससे हमने उधार लिया था। ये सारी रिपोर्ट्स हमें जनरेट करके टैली ऑटोमेटिक दे देता है। वो कैसे दे देता है, क्योंकि हम रूल के हिसाब से काम करते हैं। जो डेबिट में रखना है वो डेबिट में रखते हैं, जो क्रेडिट में रखना है वो क्रेडिट में रखते हैं। अगर हम गलत करेंगे, सपोज करो कि यहाँ पर हमने डेबिट में कैश कर दिया अगर इसी एंट्री के हिसाब से, तो कंप्यूटर समझेगा, क्या समझेगा, अगर हम डेबिट में कैश रखेंगे तो कंप्यूटर समझेगा कि हमारे बिजनेस में पैसा आया है, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट में कैश होगा, ठीक है। तो अगर गलत करेंगे तो टैली हमें रिपोर्ट भी गलत देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाकी अभी हम थोड़ी देर में एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी बची हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों के जो रूल हैं ये आप एक बार अच्छे से दिमाग में, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट में आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट, बस 6 रूल है। अगर ये 6 रूल आपको अच्छे से समझ आ गए तो समझ लो कि आप डेबिट और क्रेडिट हर क्वेश्चन से फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है। और रही बात अकाउंट निकालने की क्वेश्चन से कि उस क्वेश्चन में कितने अकाउंट हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको जब आप इमेजिन करेंगे कि हम खुद कर रहे हैं तो वहां पर सारी चीजें पता हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ कंप्यूटर। मिस्टर वर्मा यानी कि ये बिजनेस के ऑनर हैं, इसको आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को मान लें कि हम हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यानी मिस्टर वर्मा परचेज अ कंप्यूटर इन कैश 18,000। मिस्टर वर्मा ने क्या किया, एक कंप्यूटर खरीदा, कैश यानी कि नगद खरीदा, कितने का, 18,000 रुपए का। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें अकाउंट हमारा कितना निकलेगा, एक तो कंप्यूटर का अकाउंट निकल जाएगा और दूसरा कैश का अकाउंट निकलेगा, क्योंकि हमने जब कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर एक अकाउंट हो गया और दूसरा हो गया कैश का, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर एंड कैश, ये 2 अकाउंट निकलेंगे। अब इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो आपको पता हो गया होगा, डेबिट में हो जाएगा कंप्यूटर और क्रेडिट में हो जाएगा कैश, ठीक है। क्रेडिट में क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश जाने वाला रहेगा और कंप्यूटर आने वाला रहेगा, दोनों ही रियल अकाउंट हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर चलिए इसको हम जो है व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करते हैं, वहाँ पर जगह अच्छा खासा मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें मिस्टर वर्मा परचेज अ कंप्यूटर, तो यहाँ पर डेबिट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। डेबिट क्या होगा आपका, कंप्यूटर हो जाएगा, कितने से, 18,000 रुपये से, ठीक है। यहाँ पर हैंड राइटिंग पे आप मत ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग यहाँ बनाएंगे तो टाइम लगेगा। और क्रेडिट में आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आपका हो जाएगा कैश। डेबिट को शॉर्ट में DR और क्रेडिट को शॉर्ट में हम CR इस तरह से भी लिखते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैश, ये कैश आपका हो जाएगा 18,000, दोनों में सेम अमाउंट होगा, क्योंकि कंप्यूटर की कीमत भी 18,000 है और जो हम कैश दे रहे हैं वो भी 18,000 ही दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आगे उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा परचेज्ड एन ऑफिस टेबल, यानी मिस्टर वर्मा ने क्या किया, ऑफिस टेबल परचेज की 3500 रुपए की, ठीक है। एंड ऑफिस चेयर 4,000, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, ऑफिस टेबल 3500 रुपए की खरीदी है और ऑफिस चेयर 4,000 रुपए की खरीदी है, इन कैश यानी कि नगद खरीदी है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, समझ आ गया होगा आई थिंक। यानी कि इन्होंने क्या किया है, एक ही बार में यानी एक ही क्वेश्चन में ऑफिस टेबल भी खरीदी है 3500 की एंड ऑफिस चेयर भी खरीदी है 4,000 रुपए की, और पेमेंट कैसे किया, इन कैश यानी नगद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अकाउंट निकालेंगे। तो हमारे बिजनेस में एक्चुअल में जब हम खरीदेंगे, ये दोनों आइटम खरीदेंगे, तो एक तो ऑफिस टेबल हमारा आइटम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक हो गया आपका ऑफिस टेबल, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर निकल के आएगा आपके सामने क्या, ऑफिस चेयर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ऑफिस चेयर हो जाएगा। तो ये ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर 2 अकाउंट निकल गए। तीसरा अकाउंट यहाँ पर निकलेगा कैश का, क्यों, क्योंकि हम नगद पे कर रहे हैं। तो एक्चुअल में 3 ही चीजें तो बिजनेस में हुई, हमारे बिजनेस में 2 चीजों की एंट्री हुई, ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर, और हमारे बिजनेस से गया क्या, कैश। तो यहाँ पर इसमें 3 अकाउंट जो है हमारे सामने निकल करके आए हैं। अब इन तीनों को हमें डेबिट और क्रेडिट निकालना है। तो हम ये देखेंगे कि ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर ये क्या है, वस्तु है कि नहीं है, दोनों वस्तुएं हैं। तो जो वस्तु होती है वो हमेशा रियल
अकाउंट में आती है, आपको पता है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों रियल अकाउंट होंगी। तो अगर रियल अकाउंट होंगी तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, आपको याद होगा, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट कर दो, यानी जो बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट कर दो। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि दोनों ही बिजनेस में आ रहे हैं, दोनों डेबिट हो गए। और क्या कहता है कि जाने वाले को क्रेडिट कर दो, तो कैश क्या है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और कैश भी जो है ये रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि रियल अकाउंट में कौन आता है, रियल अकाउंट में आपकी जो भी वस्तु होती है, ठीक है, जो भी वस्तु हो या कोई संपत्ति हो, दोनों ही रियल अकाउंट में आती हैं। तो जो ऑफिस टेबल एंड ऑफिस शेयर है ये आपकी क्या है, वस्तु है, और जो कैश है ये क्या है, संपत्ति है। तो इसलिए दोनों ही रियल अकाउंट में आएंगे और दोनों के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, डेबिट में ऑफिस टेबल एंड दूसरी बार डेबिट में ऑफिस शेयर एंड क्रेडिट में कैश। तो यहाँ पर अमाउंट कितना होगा, तो देखिए ऑफिस टेबल का अमाउंट हो जाएगा 3500 रुपए, ठीक है, और यहाँ पर ऑफिस शेयर का आपका हो जाएगा 4,000 रुपए, और कैश यहाँ पर आपका कितना होगा 7,500 रुपए, क्योंकि दोनों का भुगतान कर दिया तो यहाँ पर कैश जो है वो 7,500 रुपए होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन में कितने भी डेबिट हो कितने भी क्रेडिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि जो डेबिट हो भले ही 4 बार डेबिट हो और 1 बार क्रेडिट हो, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करने के बाद बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डेबिट 2 बार और क्रेडिट 1 ही बार है, लेकिन अगर अमाउंट की बात करें तो डेबिट के अमाउंट को जोड़ें और क्रेडिट वाले को देखें तो दोनों का अमाउंट बराबर आता है। ठीक है, तो बस हमें यही ध्यान रखना होता है कि अगर मान लेते हैं 3 बार क्रेडिट हुआ, 3 बार क्रेडिट हुआ और 1 बार डेबिट हुआ, तो यहाँ पर इन तीनों क्रेडिट का जो भी अमाउंट होगा वो 1 बार डेबिट में इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा ओपन द बैंक अकाउंट। मिस्टर वर्मा ने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया इन HDFC बैंक, यानी कहां पर, HDFC बैंक में। यानी मिस्टर वर्मा ने एक बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाया HDFC बैंक में बाय डिपॉजिट कैश 50,000, यानी कि क्या किया, मिस्टर वर्मा ने एक बैंक अकाउंट HDFC बैंक में खोला और 50,000 रुपए जमा कर दिया इन कैश, यानी नगद जमा किए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए समझिए, अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं बिजनेस के ऑनर हैं और आप बैंक जाते हैं, बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं और फिर उसके बाद बैंक में 50,000 रुपए जमा कर देते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, ठीक है, इसको हमें समझना है। तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले तो हम अकाउंट निकालेंगे। तो एक अकाउंट आपका निकल जाएगा HDFC बैंक का, एक किसका अकाउंट निकलेगा, HDFC बैंक का अकाउंट निकलेगा, और दूसरा यहाँ पर निकलेगा कैश का। क्यों, क्योंकि जो पैसा हमारे बिजनेस से कैश, यानी अगर हम 50,000 रुपए बैंक में जमा करेंगे तो 50,000 रुपए हमारे बिजनेस से कैश के रूप में जो होगा वो चला जाएगा ना। तो जब 50,000 रुपए कैश के रूप में जाएगा तो बिजनेस ये पूछेगा कि ये 50,000 रुपए कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो हम बताएंगे बिजनेस को कि बैंक में जा रहा है, यानी हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो अकाउंट आपका HDFC बैंक का होगा और दूसरा हो जाएगा आपका कैश का। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, अकाउंट कैसे निकलेंगे पता चल गया। ठीक है, एक्चुअल में यही दो चीजें हो रही हैं, एक तो बैंक में पैसा जा रहा है और दूसरा कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अकाउंट निकल करके आ गए सामने। अब इसमें HDFC बैंक ये कौन सा अकाउंट है, HDFC बैंक ये आपका पर्सनल अकाउंट है। हमने बताया था कि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी व्यक्ति या कोई संस्था या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सब पर्सनल अकाउंट में होते हैं। तो HDFC बैंक क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक आपकी बैंक है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं। तो यहाँ पर HDFC बैंक क्या हो जाएगा, ये आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाले को डेबिट कर दो, यानी पाने वाला जो है उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो यहाँ पर बैंक पाने वाली है कि नहीं है, बिल्कुल। हालांकि वो हमारे जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में जा रहा है वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में पैसा बैंक के पास ही जा रहा है, यानी बैंक क्या हो गई, पाने वाली। तो इसलिए यहाँ पर डेबिट में होगा आपका बैंक। ठीक है, डेबिट में क्या हो जाएगा, HDFC बैंक होगा। यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं कि पैसा तो हमारे अकाउंट में जा रहा है तो बैंक पाने वाली कैसे हुई। तो यहाँ पर आपको बता दें, देखिए बैंक पाने वाली इसलिए हुई क्योंकि जब हम पैसा बैंक के अकाउंट में जमा करते हैं तो पैसा एक्चुअल में बैंक के पास ही रहता है। ठीक है, यानी पाने वाली बैंक हो जाती है। और जब हम बैंक अकाउंट से पैसा कभी भी निकालते हैं तो वो हमें क्या कर देती है, मतलब क्रेडिट कर देती है, यानी कि तब जो बैंक है वो पैसा देने वाली होती है। तो बात वही हो गई कि जब हमने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक पाने वाली हो गई, और जब बैंक से हमने पैसा निकाला तो बैंक देने वाली हो गई। तो बात वही हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो हमारी सही रहेगी, हमेशा गलत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हमने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक जो है वो पाने वाली होगी, इसलिए डेबिट HDFC बैंक हो जाएगा। और हमारे बिजनेस से कैश जो है वो जाने वाला है, क्योंकि कैश क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जाने वाले को
क्रेडिट करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट में कैश कर देंगे। तो ये डेबिट में बैंक और क्रेडिट में कैश कितने से, 50,000 रुपए से, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी हम स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जो बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और जो टैली ERP9 कर चुके हैं उन्हें तो ये सब चीजें ऑलरेडी पता होंगी, क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जा रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझिए, परचेज स्टेशनरी आइटम। अब स्टेशनरी आइटम ये क्या है, ठीक है। तो स्टेशनरी आइटम आपको पता है क्या होता है, एक ऑफिस में जो भी स्टेशनरी आइटम जैसे रजिस्टर, पेन, कॉपी, पेंसिल, जो भी उसमें स्टेशनरी का आइटम लगता है, स्टेपलर, स्टैम्प वगैरह, तो यहाँ पर ये सब स्टेशनरी आइटम एक साथ बिजनेस का ऑनर जो भी होता है वो परचेज करता है। अब ऐसा थोड़ी है कि एक बिजनेस में कभी एक पेन की जरूरत हुई तो 5 रुपए का एक पेन मंगवाया तो 5 रुपए की एंट्री थोड़ी करेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं कि एक किसी भी ऑफिस या बिजनेस में स्टेशनरी का जो भी आइटम होता है वो 1000, 1500, 2000 जितना भी होता है वो एक साथ परचेज कर लेते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं स्टेशनरी आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेशनरी आइटम इन कैश, अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि मिस्टर वर्मा ने परचेज किया है स्टेशनरी आइटम इन कैश, यानी नगद किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि स्टेशनरी आइटम, एक तो मतलब बिजनेस में जो है स्टेशनरी आइटम आ रहा है, ठीक है, लेकिन स्टेशनरी जो है ये एक प्रकार का खर्चा होता है, यानी कि ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का एक्सपेंसेज है, खर्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो सबसे पहले तो अकाउंट निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 अकाउंट निकलेंगे, एक आपका निकलेगा स्टेशनरी एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज को शॉर्ट में हम EXP लिख रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसेज, और दूसरा अकाउंट आपका निकलेगा कैश का। तो यहाँ पर एक निकला स्टेशनरी एक्सपेंसेज 2000 रुपए, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा निकला कैश का 2000 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेज हमने बताया ये कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का खर्चा है, एक्सपेंसेज है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। खर्चा क्यों है, क्योंकि देखिए स्टेशनरी है, मान लेते हैं कि हमने एक महीने में हमारे पास जितने पेन, रजिस्टर, कॉपी या जो कुछ भी लगेगा वो हमने लिया एक महीने का, ठीक है, स्टेशनरी आइटम ले लिया, और एक महीने में वो क्या हो गया, खर्च हो गया, मतलब वो समाप्त हो गया। तो जो भी बिजनेस में मतलब आया और खर्च हो गया वो एक प्रकार का एक्सपेंसेज ही होगा। अब इस तरह से आप सोचें कि अगर हम बिजनेस के लिए मोबाइल फोन खरीदें या कंप्यूटर खरीदें, तो मोबाइल फोन या कंप्यूटर खरीदें तो उसकी भी तो एक लाइफ होती है। मोबाइल फोन या कंप्यूटर अगर 5 साल बाद वो खराब हो गया, ठीक है, तो वो भी तो एक्सपेंसेज में जोड़ा जाएगा, हाँ बिल्कुल जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल फोन एक्सपेंसेज वैसे तो अभी तक हम संपत्ति में जोड़ रहे थे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म असेट्स होती हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब कि मोबाइल फोन और जो कंप्यूटर आपका है ये लंबे समय तक बिजनेस में टिका रहेगा, ठीक है, ध्यान देना, ये लंबे समय तक बिजनेस में रहेगा। तो इसको जब भी हम परचेज करते हैं तो तुरंत इसको हम एक्सपेंसेज में नहीं रखते, एक्सपेंसेज में नहीं रखते मतलब इसको एक्सपेंसेज नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तुरंत इसको एक्सपेंसेज मानेंगे तो एक बिजनेस में बहुत सारी स्थायी संपत्तियां खरीदी जाती हैं। जैसे एक बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में फर्नीचर, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, AC, टेबल फैन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कई सारी स्थायी संपत्तियां जो है खरीदी जाती है शुरुआत में। और अगर ये इतनी सारी संपत्तियों को हम एक ही बार में उठा के एक्सपेंसेज यानी कि खर्चे में डाल देंगे तो हमारे बिजनेस में पहले ही लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर क्या होता है कि एक बिजनेस में अगर एक्सपेंसेज यानी कि खर्चे ज्यादा हैं तो उस बिजनेस में लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब अगर खर्चे ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि लॉस होगा, ये तो आपको पता ही होगा कि एक नॉर्मल बिजनेस में अगर इनकम कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे लॉस होना ही होना है। अब इनकम कम क्यों होगी, क्योंकि AC, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये मान के चलो 2 से 2.5 लाख का तो सामान हो ही जाएगा, और ये 2 से 2.5 लाख रुपए पहले महीने ही हम एक्सपेंसेस यानी खर्चे में डाल देंगे। तो फिर 2-3 महीने तक तो जब तक इनकम 2-2.5-3 लाख तक नहीं होगी तब तक तो ये हमेशा लॉस ही दिखाएगा ना। तो ये चीज़ होती है। तो जो लॉन्ग टर्म असेट्स होती है यानी कि जो स्थायी संपत्तियाँ होती हैं जैसे मोबाइल फोन, AC, इस टाइप की, तो उन्हें हम क्या रखते हैं, उन्हें हम संपत्ति बना के रखते हैं, फिक्स्ड असेट्स बना के रखते हैं जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। और उनको हम उनके ऊपर डिप्रिसिएशन भी निकालते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें लास्ट में देखेंगे डिप्रिसिएशन एंट्री क्या होती है, ठीक है, उसको हम एडजस्ट करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि स्टेशनरी को हम खर्चा मानेंगे क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए ही है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको खर्चा मानेंगे तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, चलिए एक बार रूल पर चलते हैं, दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो खर्च या नुकसान हुआ है यानी एक्सपेंसेस और लॉस हुआ है उसे हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी खर्चे होते हैं एक बिजनेस में वो सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर स्टेशनरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं।
तो यहाँ पर स्टेशनरी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश तो बिजनेस से जा ही रहा है, ठीक है, बिजनेस से कैश जा रहा है और कैश रियल अकाउंट है। तो आई थिंक यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से स्टेशनरी यहाँ पर डेबिट हुआ है क्योंकि खर्चा है। इसी तरह से अगर हम बिजनेस में रेंट देते हैं अपने ऑफिस का या गोडाउन का, या सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज़ को, या ऑफिस मेंटेनेंस खर्चा होता है, या टेलीफोन बिल देते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, तो ये सारे भी एक्सपेंसेस यानी खर्चे होते हैं और इन सभी को भी हम डेबिट करते हैं। क्योंकि एक बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं। और वो खर्चे जिसके जरिए हम करते हैं, जैसे अगर नगद किया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, या अगर हमने उस खर्चे के लिए जैसे रेंट के लिए हमने चेक दे दिया, हमने क्या किया 5,000 रुपए का चेक रेंट के लिए इशू कर दिया, यानी किराया दिया 5,000 रुपए चेक के माध्यम से, तो डेबिट में आपका क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा, डेबिट में रेंट हो जाएगा क्योंकि खर्चा है, रेंट एक्सपेंसेस है। और क्रेडिट में हो जाएगी एचडीएफसी बैंक। क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक क्यों हो जाएगी, मतलब एचडीएफसी बैंक या जो भी बैंक आपकी है, तो मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक है, तो क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक इसलिए होगी क्योंकि बैंक यहाँ पर देने वाली हो जाएगी। अगर हम किसी को चेक देते हैं तो वहां पर पैसा कौन देगा, बैंक ही तो देगी। हालांकि कटेगा हमारे अकाउंट से लेकिन देगी बैंक ही। क्यों? क्योंकि जब हम पैसा बैंक को जमा करते हैं तो बैंक पाने वाली होती है, तो अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक देने वाली हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो फिलहाल इसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज में यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और बाकी जो आगे बचते हैं ये आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आपको खुद से करना है। बाकी हम अगली वीडियो में इनको सॉल्व करवा देंगे, ऐसा नहीं है, हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जो है अपनी तरफ से सॉल्व करें इसे कॉपी पे, रजिस्टर पे, ठीक है। और इसको अगर आप कॉपी पे सॉल्व कर लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन से डेबिट, क्रेडिट और अकाउंट निकाल लेंगे और टैली में एंट्री आराम से कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए 5वां क्वेश्चन, मिस्टर वो परचेज मोबाइल फोन 5,000 फ्रॉम राज टेलीकॉम, ठीक है। यहाँ पर 5,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा है उधार। उधार कैसे पता चला, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार खरीदा है और किससे खरीदा है, राज टेलीकॉम से। तो इसमें से आपको अकाउंट निकाल के डेबिट क्रेडिट निकालना है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है, मिस्टर वर्मा विदड्रॉ 10,000 फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, यानी कि मिस्टर वर्मा ने क्या किया 10,000 रुपए बैंक से निकाले हैं। तो 10,000 रुपए बैंक से निकाले हैं तो इसमें आपको पता चल गया होगा, अगर बैंक से पैसा निकालेंगे तो पैसा बैंक से निकालने का मतलब है कि कैश डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि कैश बिजनेस में आ जाएगा अगर 10,000 रुपए बैंक से निकालेंगे। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आपका हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। क्यों? क्योंकि बैंक पैसा दे रही होगी। इसी तरह से मिस्टर वर्मा पेड कैश 5,000 टू राज टेलीकॉम। अब यहाँ पर राज टेलीकॉम पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट यहाँ पर देखिए राज टेलीकॉम देने वाले थे लेकिन यहाँ पर पाने वाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देने वाले इसलिए थे क्योंकि उधार लिया था, लेकिन यहाँ पर मिस्टर वर्मा पेड कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं राज टेलीकॉम को, तो यहाँ पर राज टेलीकॉम क्या हो जाएंगे, पाने वाले, और पाने वाला डेबिट होता है क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पीड हम पढ़ाने की बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको हम घर के लिए दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं आपको ताकि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। और क्रेडिट में आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट में कैश होगा क्योंकि कैश जो है ये बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल 4,500 फ्रॉम सुकुन ऑफसेट फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल, मिस्टर वर्मा यानी कि हम यानी कि बिजनेस का ऑनर, उसको हम अपने आप को मानते हैं जब एंट्री सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, एक बिल प्राप्त किया, ठीक है। हमने क्या किया, एक बिल प्राप्त किया। अच्छा, हम बिल क्यों प्राप्त करेंगे, हम बिल हमें क्यों मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कहीं गए होंगे, कुछ खर्चे किए होंगे और मतलब पैसा नहीं दिया होगा यानी उधार कर दिया होगा, तो हमारे पास कुछ दिनों में हमारे पास एक बिल आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने क्या किया, एक रिसीव्ड किया है बिल, यानी बिल प्राप्त किया, कितने का, 4,500 रुपए से। किसने दिया है, सुकुन ऑफसेट ने दिया है। सुकुन ऑफसेट यहाँ पर एक व्यक्ति है या फिर हो सकता है शॉप का नाम हो, जो भी है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट होगा, ये एक अकाउंट निकलेगा इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर सुकुन ऑफसेट ने 4,500 का बिल दिया है। किस लिए दिया है, ऑफिस स्टेशनरी, यानी कि यहाँ पर स्टेशनरी खरीदी गई थी, ठीक है। यानी यहाँ पर भी स्टेशनरी खरीदी गई है, ठीक है। अब स्टेशनरी में सिर्फ कॉपी पेन रजिस्टर ये सब नहीं आता है। अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेस अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाता है, एडवर्टाइजमेंट में पॉम्पलेट और बैनर ये सब चीज़ें छपवाता है, तो वहाँ पर वो भी स्टेशनरी में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो 4,500 रुपये हो सकता है कि यही इसी टाइप का स्टेशनरी आइटम हो, ठीक है, बैनर और पॉम्पलेट और एडवर्टाइजमेंट का। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बिजनेस में जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस होता है उसको अलग से रखते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नाम का जो है अकाउंट अलग से खोलते हैं। फिलहाल उसको हम स्टेशनरी में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है।
कि हम कैसे बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। आगे हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जितना आपको हम समझा रहे हैं उतना समझिए। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने एक बिल प्राप्त किया 4500 का, किससे? सुकून ऑफसेट से। तो यहाँ पर एक अकाउंट सुकून ऑफसेट का निकलेगा क्योंकि ये देने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और दूसरा निकलेगा स्टेशनरी का क्योंकि स्टेशनरी खर्चा है और ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये क्रेडिट हो जाएंगे सुकून और ये डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ करने का मतलब है कि यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे पर्सनल यूज लिखा हुआ है, ठीक है। पर्सनल यूज यानी कि निजी खर्च के लिए विड्रॉ किया। यहाँ पर देखिए विड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पर जो विड्रॉ किया था ये बैंक से विड्रॉ किया था और इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पर्सनल यूज के लिए किया है। तो अगर पर्सनल यूज के लिए किया होता तो ये वाली एंट्री होती अलग टाइप की, और पर्सनल यूज के लिए नहीं किया है, इसका मतलब कि ये पैसा बिजनेस में ही आया। ये पैसा कहाँ आया? ये बिजनेस में आया, विड्रॉ किया जो। लेकिन ये वाला जो विड्रॉ किया है 4000 रुपये HDFC बैंक से निकाला फॉर पर्सनल यूज यानी निजी खर्च के लिए। तो अगर निजी खर्च के लिए निकाला है तो इसकी एंट्री अलग टाइप से होती है। तो इसको हम जो है अगली वीडियो में मतलब आगे बता देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर आगे हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इंडिया में कितने टाइप्स के बिजनेस हैं, ये सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।